कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराना सा घर दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है। वो चारों तरफ से टूटा हुआ होता है और जिसके अंदर एक कपल होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जिसमें वो जो आदमी होता है अपनी आँख को कवर करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। उसी घर में काफ़ी गैंगस्टर होते हैं जो अपना पैसा वसूल करने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। गैंगस्टर उससे कहता है कि अगर तुम किसी से पैसा आप इसे लो तो भले उसके लिए तुम खुद को बेच दो, लेकिन तुम्हें वो पैसा देना चाहिए, वो भी टाइम पे। यही तो तुम्हें इंसान बनाएगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जिससे मेरे को बहुत तकलीफ और दर्द हुआ है, और मैं चाहता हूँ एक तकलीफ और दर्द तुम भी सहो। जिसके बाद वो गर्दन पकड़ के उसके मुंह पे प्रेस लगाने वाला होता है, और वहीं पीछे जो लेडीज होती है वो अपने फ़ोन में कुछ टाइपिंग कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई और काँप रही होती है और फ़ोन में टाइपिंग करने लगती है, जिससे वो गैंगस्टर भी नोटिस कर लेता है। जिसके अगले ही सीन में वो गैंगस्टर उस लेडीज के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम पुलिस को फ़ोन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ का। जिसके बाद वो फ़ोन में देखने लगता है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि अपने बेटे को मैसेज कर रही होती है, और मैसेज में लिखा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घर में मत आना। पर लेकिन जैसे ही वो सेंड करने वाली होती है, उससे पहले गैंगस्टर ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया था। तभी यहाँ पर गैंगस्टर एक भयानक सी स्माइल देता है और कहता है कि तुम्हें दर्द पहुंचाने से अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारे बेटे के हाथ पांव तोड़ दूं। जिस पे वो पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तभी वो गैंगस्टर अपने चेलों को कहता है कि जाओ इनके मुंह पे पट्टी लगा दो और उनका हाथ बांध दो, और इस बात का ध्यान रखना कि किसी तरह की आवाज़ ना निकाल पाए। जिसके बाद वो जो मेंबर्स होते हैं गैंगस्टर के, वो भी ऐसे ही करते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि दरवाजे पे किसी तरह की नोक हुई है, और उसे पता लग जाता है कि शायद वो लड़का यहाँ पर आ चुका है। तभी अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, इसका नाम सनवू होता है। ये बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है। अब इसकी वजह क्या है ये तो हमें कहानी के आगे पता लगेगी। जिसके बाद वो दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो रोने लगती है। वो यही सोच रही होती है मन में कि प्लीज़ यहाँ पर मत आओ, यहाँ से चले जाओ। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा असल में होता क्या है, उसका उल्टा ही होता है। सनवू दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और अंदर बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं जो साइड में छुपे हुए होते हैं और उसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। सबके हाथों में हथियार होते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपना जूता काटते हुए आराम से अंदर आ रहा होता है। तभी उस पर गैंगस्टर हमला कर देता है और अपने बेसबॉल बैट से खींच के उसके सर पे मारता है, जहाँ पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तभी वो बंदा जो होता है वो नोटिस करता है कि सनवू ने उसके शोल्डर पे हाथ रख रखा है, और नेक्स्ट सीन में ही वो उसको पूरी ताकत से एक पंच मारता है फेस पर। जिसके बाद वो सीधा गैंग लीडर के चरणों में जाके गिरता है। गैंग लीडर भी उसे देखता है और हमें पता लगता है कि एक पंच में उसकी हालत इतनी ख़राब होगी उसका चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर गैंग लीडर के पसीने छूटने लग जाते हैं कि आखिर ये है क्या। और यहाँ पर हम सनवू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो गैंग लीडर कहता है कि तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ उसको मारो, हाथ पांव तोड़ दो, खत्म कर दो। तभी दो बंदे उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो दोनों को ही डॉन्च कर देता है, और जो पीले सूट वाला बंदा होता है उसके बक्की पे खींच के घूसा मारता है। घूसे की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पसलियाँ चटक जाती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। वो दर्द को सही रहा होता है कि सनवू दोबारा उसको एक पंच मारता है जिससे उसकी हड्डियों का चूरा होता है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें बाहर जाती है और नसें भी उसकी बाहर निकल जाती है। अपना मेन कैरेक्टर से डील ही कर रहा होता है कि इतने में दूसरा बंदा उसे ऊपर से अटैक कर देता है, लेकिन अब सनवू उसकी किक को हवा में ही पकड़ लेता है और अपने अटैक को रेडी करते हुए उसके घुटने पे खींच के एक लात मारता है, जिससे उसका घुटना रिवर्स में बैंड हो जाता है, मतलब उसका पाँव टूट जाता है पूरी तरह से। वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, अपने पाँव को पकड़ के रोने लगता है। तभी तीसरा गैंगस्टर वहाँ पर टेबल लेके आता है और टेबल को सीधा सनवू के सर में मारता है, और वो यही सोच रहा होता है कि अब तो इसका काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही सनवू उसको पीछे मुड़ के देखता है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो ये सोच रहा होता है कि मतलब ये ठीक कैसे है, इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। और अगले सीन में वो दीवार को जाके झप्पी दे रहा होता है। उसकी भी हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। गैंग लीडर ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपने दांत पीसने लगता है और वो सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तभी उसकी नज़र उनके पेरेंट्स से पड़ती है। उसके हाथ में एक नाइफ होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इनको होस्टेज बना लूँ तो फिर मैं उस लड़के को आराम से संभाल लूँगा। तभी वो वहीं अपनी क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि अब देखते हैं क्या करता है। वो खुश हो ही रहता है कि सनवू उसी प्रेस से उसके फेस पे बहुत तेज की हीट करता है, जिसके बाद उसका फेस सीधा दरवाजे के आर पार हो जाता है, जिससे देख के उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और सनवू यहाँ पर आराम से खड़ा होता है जैसे उसके लिए नॉर्मल बात हो। तभी हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जिसका जो सर होता है वो दरवाजे के आर पार हो चुका होता है। उसके दांत भी पूरी तरह टूट चुके होते हैं, पूरा चेहरा जो होता है वो खून में भरा हुआ होता है, और उसकी गर्दन भी टूट चुकी होती है। वो गैंगस्टर ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है मेरी गर्दन टूटी है, कोई सीधा एम्बुलेंस को बुलाओ, क्या कोई यहाँ पर है। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं कि जितने भी गैंगस्टर वहाँ पर होते हैं सारे के सारे अधमरी हालत में पड़े हुए होते हैं। तभी सनवू राहत की सांस लेता है और अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनकी रस्सी को खोलने लगता है। और रस्सी खोलते वो कहता है अपने फादर को कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की लड़ाइयाँ ना करूँ तो आपको इतना गरीब हमें नहीं बनाना चाहिए था। जिसके बाद सनवू बेहोश हो जाता है। उसकी माँ भी उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस में उन्हीं सारे गैंगस्टर को लेके आया हुआ होता है। अस्पताल के अंदर सारे गैंगस्टर बेड पे पड़े होते हैं और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे आ ही रहे होते हैं। वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं और हर कोई डॉक्टर को चिल्ला रहा होता है कि एक बार मेरी हेल्प करो, मुझे देखो।
और डॉक्टर भी यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा पेशेंट होते हैं। तब यहाँ पर हम एक चश्मे वाले बंदे को नोटिस करते हैं जो काउंटर के बगल में खड़ा होता है। वो नर्स से पूछता है कि ये मतलब हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, इतनी भगदड़ी किस बात की हो रही है। जिस पे वो नर्स उन्हें बताती है कि कुछ गैंगस्टर पैसा वसूली करने के लिए उसके पापा को डराने गए थे और उसने सभी के सभी गैंगस्टर को यहाँ पर भेज दिया, और ये सारा का सारा सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने करा है, वो भी अकेले। जिसे सुनकर वो चश्मे वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर हम उसी गैंग लीडर को देखते हैं जो कहता है कि कहाँ पर है वो साला कमीना, जाओ ढूंढो और उसे जान से खत्म कर दो। तभी उसका जो चेला होता है वो कहता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, वो भी इसी वाले हॉस्पिटल में आया हुआ है। जिसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि ब्लैक बियर को मैंने जस्ट उसके पास भेजा है, अभी उस बंदे को आप मरा हुआ ही समझो। ब्लैक बियर के नाम को चश्मे वाला बंदा भी सुन लेता है। जिसके बाद वो नर्स से पूछता है कि वो लड़का कौन से रूम नंबर में है। तभी नर्स उसे बताती है कि वो रूम नंबर 202 में है। जिसके बाद वो भागते हुए रूम नंबर 200 की तरफ जाने लगता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ब्लैक बियर जो है ये इस एरिया के टॉप फाइटर्स में से आता है, शायद हमें बाकी के फाइटर्स के बारे में पता लग जाए कुछ। अब ये कौन से फाइटर की बात कर रहा है इसके बारे में तो हमें आगे पता लगेगा। और यकीन मानो भाई बहुत बड़ा प्लॉट है क्योंकि मेन कैरेक्टर भी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उस रूम में पहुंच जाता है और अंदर झांकते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे को इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। अब उसको बुरा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ब्लैक बियर जो होता है वो ऑलरेडी मेन कैरेक्टर के सामने आ चुका होता है। मतलब उसका डरना भी सही था क्योंकि ब्लैक बियर जो होता है वो शरीर में बहुत ज़्यादा तगड़ा था और बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी था, वो देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर सन वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए मुझे क्यों बुलाया है। जिसके बाद हमें ब्लैक बियर का फेस दिखाते हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। वो सन वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे किसी चीज़ का ब्लेम मत करना, मैं भी पैसा वसूल करता हूँ बाकियों की तरह, लेकिन तुम मुझे पसंद आए क्योंकि मुझे देखने के बाद भी तुम डर नहीं रहे हो। जिसके बाद वो क्रीपी स्माइल देते हुए सन्नू की तरफ देखने लगता है और सन्नू भी फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि टाइम पास बहुत हो गया। जिसके बाद ब्लैक बियर जो होता है वो सन्नू पे अटैक कर देता है और सन्नू भी उसे एक पंच मारने जाता है बहुत स्पीड में, जिसे देखकर चश्मे वाला बंदा भी कहता है कि ये लड़का तो वाकई बहुत तेज है। लेकिन ब्लैक बियर की ब्रूटल फोर्स के सामने वो कहाँ टिकने वाला था। ब्लैक बियर उसके एक हिट करता है जिससे वो सीधा जमीन पे लेट जाता है और वो हिट इतनी ज़्यादा होती है कि अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द फील लगता है। चश्मे वाला बंदा सोचता है कि मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था, वो लड़का ब्लैक बियर को कभी नहीं हरा सकता। जिसके बाद ब्लैक बियर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कितने ज़्यादा क्रेजी हो, लेकिन अगर तुम हेड ऑन फाइट करना चाहते हो मुझसे तो मैं तुम्हें उसी तरह मारूंगा जिस तरह मैं एक मक्खी को मारता हूँ। तभी ब्लैक बियर उसे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम डर भी नहीं रहे हो, ऐसे बंदे ही एंड में मरते हैं। तभी ब्लैक बियर उसके सामने आके कहता है कि चलो खड़े हो जाओ, मैंने इतनी तेज की भी नहीं मारा। तभी अपना मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो उस बंदे से जिसे तो तुम जानते भी नहीं हो, तुम इतनी बड़बड़ क्यों करते हो। जिस पे ब्लैक बियर को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और ब्लैक बियर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस तरह के बंदे को मारने में अलग ही मजा है, इसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर ना हो, मेरे को वो डर देखना है। तभी चश्मे वाला बंदा खिड़की से जो देख रहा होता है वो मन ही मन सोचता है कि ये शायद वाकई में उसको जान से मार देगा, मुझे फटाफट इन्हें रोकना होगा। लेकिन जैसे ही ब्लैक बियर उस पर अटैक करता है वो उसके अटैक को डॉन्च कर लेता है और उसके फेस पे एक जोर से घूम के किक मारता है जिससे ब्लैक बियर जो होता है वो भी झुक जाता है। जिसे देख कर वो चश्मे वाला बंदा ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर ब्लैक बियर की भी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब हमें तो ऐसे ही लग रहा था। और यहाँ पर वो चश्मे वाला बंदा मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी ब्लैक बियर को नॉकडाउन होते हुए नहीं देखा कि उसका जब हाथ जमीन पे हो कभी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक बियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके हम देखते हैं कि ब्लैक बियर जो होता है वो सीरियस मोड में आ जाता है और स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि अब मैं एक छोटे से बच्चे से हार जाऊंगा। तभी वो चश्मा वाला बंदा कहता है कि मुझे भी ऐसे लगा था। इस चीज़ की कोई मतलब ही नहीं बनता कि ब्लैक बियर फिजिकल उसमें हार जाए, उसको फिजिकल किंग कहते हैं कंट्री में, और सिर्फ यहीं की नहीं आसपास की कंट्री में भी उसकी ताकत का मुकाबला है ही नहीं। तभी सन्नू उसके फेस पे एक जोर से पंच मारता है जिससे टकले की टाँट सीधा टाइलों में जाके घुस जाती है। तभी वो चश्मे वाला बंदा सोच रहा था कि एक बच्चा ब्लैक बियर पे कैसे हावी पड़ सकता है। तभी हम देखते हैं जो सन्नू होता है उसके फेस पे बहुत ही स्पीड से बहुत सारे पंच मारने लगता है और हम ब्लैक बियर को देखते हैं जिससे इस पंच का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और अगले सीन में वो सन्नू को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना अल्टीमेट मूव्स एक बच्चे पे यूज़ करूंगा। तभी चश्मे वाला बंदा भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि मेरे को इन दोनों को किसी तरह रोकना होगा। तभी जो ब्लैक बियर होता है वो अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइट करने लगता है और हंसने लगता है और कहता है कि मेरे को शायद मज़ा आ रहा है थोड़ा। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा सीधा अंदर आता है उनको रोकने के लिए, लेकिन इतने में आता है इतने बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि ब्लैक बियर जो था उसने अपनी पूरी ताकत से सन्नू को, जिसमें चश्मे वाला बंदा भी थोड़ा ज़्यादा डर जाता है। वो दरवाजा खोल के देखता है कि ब्लैक बियर जो है वो उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं मिल रहा, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, आखिर इस लड़के की हड्डियां क्यों नहीं टूटी। तभी जो सन्नू होता है वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, जिस पे ब्लैक बियर भी हैरान हो जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि ये हिल कैसे रहा है,
क्या इसकी सारी हड्डियां ठीक है? उसके बाद ब्लैक बियर अपने हाथों से और ताकत लगा के उसको दबाने लगता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी सारी हड्डियों का चूरा कर दूंगा। लेकिन सन्मू जो होता है वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने आप को ब्लैक बियर से दूर कर लेता है और नेक्स्ट मोमेंट में ही वो उसके फेस पे अपना सर खींच के मारता है, जिससे ब्लैक बियर की भी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। ब्लैक बियर भी यही सोच रहा होता है कि इस लड़के की हड्डियां क्या लोहे की बनी हुई है क्या, जो इसको असर नहीं हो रहा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि सन्मू दोबारा उससे एक हेडबट देता है, जिससे उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और फिर सन्मू उसको एक और हेडबट देता है, जिससे वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा सन्मू के पास आके उसको शांत कराने की कोशिश करता है और आके कहता है कि इस चीज़ को क्लीन अप करने में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा। तभी वो फ़ोन पे किसी से बात करता है और कहता है कि बिल्डिंग बी के रूम नंबर 202 में आ जाओ, यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो गया है, इसको हैंडल कर लो। जिसके बाद सन्मू बहुत ज़्यादा हाँफता वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये कौन है। जिसके बाद वो कहता है ये बातें तुम्हें बाद में पता लग जाएगी, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे। वो उसे एक टीम अप का ऑफर देने लगता है, जिसपे सन्मू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ बंदे आए थे जिन्होंने अलग ही तरह की सूट पहन रखा होता है। वो सारे के सारे वहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो सीधा ब्लैक बियर की बॉडी के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि कंफर्म हो गया है ब्लैक बियर ही है। तभी वो सूट वाला बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हम शुरू कर सकते हैं अब काम को। जिसमें चश्मे वाला बंदा कहता है कि ठीक है तुम अपना काम शुरू कर दो, वैसे भी वो बेहोश है। जिसमें वो बंदे भी अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं इसके बारे में हमें तो पता नहीं है, पर शायद इसके बारे में आगे हमें पता लगे थोड़ा सा। तभी सन्मू उससे कहता है कि तुम कौन हो और ये सारे के सारे कौन हो, यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो चश्मे वाला बंदा आता है और कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देने लगता है। सन्मू उसका कार्ड देखता है और पजल हो जाता है और कहता है कि क्या है। तभी चश्मे वाला बंदा उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ फाइट करनी है उस बंदे के लिए जिस बंदे को मैं सर्व करता हूँ। जिसके बाद सन्मू उस कार्ड को अपने हाथ में मरोड़ देता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लड़ाई करके पैसे कमाने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद सन्मू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, पर इस तरह के स्कैम में मुझे दोबारा कूदने की कोशिश मत करना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद चश्मा वाला बंदा होता है वो मन मन में कह रहा होता है कि सोच कभी बदल सकती है। जिसके बाद हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंदर सन्मू अपना फेस धो रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी भी झंड हो, मेरे को अपनी मम्मी की एक ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी और वो ख्वाहिश ये थी कि कभी भी किसी फाइट में नहीं जाना। तभी उसका फादर वहाँ पर आता है और कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। जिस पे सन्मू भी अपने फादर की तरफ देखने लगता है। उसका फादर उसे आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की कंडीशन में कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। तभी सन्मू अपने फादर की तरफ देके कहता है कि आपको क्या लगता है इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है। वो आप हो, आप एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, ठीक है, आपके पास इतने सारे ऑफर्स थे पर आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं करा, जिसकी वजह से हम इतने बड़े कर्जे में आ गए। क्या हुआ आपकी उस चैंपियन प्राइड का? क्या वो लोकल बॉक्सिंग जिम के लिए बहुत ज़्यादा थी? मुझे नहीं पता कि क्यों आपको नेशनल टीम से निकाल दिया गया, ठीक है, पर ये सारी की सारी बेकार प्राइड है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ मेरी माँ है अभी, तो आप यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद सन्मू का फादर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल में रहने के अलावा तो कहीं भी जाने के बारे में सोचना ही मत। तभी उसका फादर वहाँ चला जाता है। जिसके बाद सन्मू याद कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। ये सब का सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने पापा को देख लिया। मैं जब ये अपने पापा को देखता हूँ मेरे सर में दर्द होने लगता है क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो एक बार घर पे आए थे और उनके पास जो एक्सपेंस था घर चलाने के लिए वो एक हफ्ते का भी नहीं था और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे और वो उन बुली के पेरेंट्स के सामने झुक के माफ़ी मांगते थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि वो सबके सब मुझे बुली करते थे और मैंने एक बार उनसे लड़ाई कर ली थी। मैं अपने पापा पे किसी भी तरह से भरोसा नहीं करना चाहता और ना मैं अपने पापा पे किसी तरह का रिलाई करता हूँ क्योंकि मैं अपने पापा पे कभी यकीन कर ही नहीं सकता कि वो काम कर सकते जो उनको करना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं करा जो उनको करना चाहिए। जिसके बाद से ये सारा कुछ और ज़्यादा शुरू होने लग गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंधेरी जगह में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। मेरे जैसा हाई स्कूलर जो कभी फीस बोर्ड पे चढ़ा ना हो उसके लिए लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगी। मैं बचपन में ही फीस बोर्ड पे काम करने लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था जिससे घर का डेली खर्चा चल सके। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकता था। वो काम ऐसा था जिसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, मेरे घर का खर्चा नहीं निकलता था। इसके अलावा जो स्कूल के बुली थे वो हमेशा मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे और सन्मू किसी ना किसी बात से उनसे पीछे छोड़ने लगा था। लेकिन एक दिन उन बुली ने सन्मू की स्कूटी तोड़ दी और उन्हीं बुली की वजह से जो मेरे पिता के सर पे कर्जा था वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इसके अलावा मैं अपने घर को भी नहीं छोड़ सकता और ना ही अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है।
तभी वो हॉस्पिटल में एकदम से उठता है और वो सोचता है कि क्या मैं दोबारा बेहोश हो गया था। जिस पर कहता है कि मुझे इस रूम में ये कब लेके आ गए और मेरे को कितना टाइम हो गया मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हूँ। तभी अपने फ़ोन में देखने लगता है और फ़ोन में देखता है कि यहाँ पर टेक्स्ट आया है उसके पापा की तरफ से, जिसे वो पढ़ने लगता है और टेक्स्ट में लिखा होता है कि अब ये टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ। तभी सन्नू गुस्सा करते हुए कहता है कि अब इन्होंने और क्या छुपाया है मुझसे। तभी वो अपनी माँ के बारे में चिंता करने लगता है। जिसके बाद वो अपने फादर को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि क्या मॉम ठीक है। लेकिन तभी फ़ोन से जब जवाब आता है उसको सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि फ़ोन पे कोई और होता है और वो कहता है कि सन्नू घर मत जाना, अभी गैंगस्टर तुम्हारे घर के आसपास ही हो, तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तभी वो फोन वाला बंदा कहता है कि जहाँ पर तुम हो वहीं पर रहना, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेके आ चुका हूँ और तुम्हारा नाम भी मैंने बदल दिया तो तुम यहाँ पर सेफ रहोगे। जिसके बाद सन्नू उससे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी माँ को हमने पुलिस स्टेशन के बगल में छुपा दिया है तो उसके बारे में चिंता करने की कोशिश मत करो। तो ठीक है, मैं अभी फोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, कहीं आसपास कहीं इधर उधर जाने की कोशिश मत करना, ठीक है, मेरी बात समझ गई। मैं अभी फ़ोन काट रहा हूँ। जिसके बाद फ़ोन कट जाता है और सन्नू यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और सन्नू मन ही मन में खुद को कोस रहा होता है गुस्से में कि ये सारा का सारा क्या मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने उन बंदों से पंगा नहीं लिया होता तो ऐसा शायद नहीं होता, मुझे अपनी मम्मी को ढूंढना पड़ेगा पहले। तभी वो गेट की तरफ जाने लगा, तभी उसके पापा का कॉल आता है। तभी फ़ोन से रहते हैं कि तुम मिस्टर काउंट के बेटे हो ना, मैंने ठीक कहा ना। तभी वो कहता है हाँ मैं हूँ, पर आप कौन है। जिसके बाद वो फ़ोन वाला बंदा कहता है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया। जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाता है, कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और उसके फादर जो होते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रॉक गिर चुका होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं और उन्हें एक हॉस्पिटल में लाया होता है। वो जहाँ पर सन भी पहुँच जाता है, अपने फादर को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि क्या हुआ। तभी वो पास्ट की बातें याद करने लगता है कि डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके अलावा सर्जरी जो है सिर्फ सर्जरी की फीस ही 100 मिलियन है और सर्जरी के बाद भी बहुत सारा एक्सपेंस है जो साल भर के ट्रीटमेंट का होगा और उसकी कॉस्ट भी है, तो उसको मिला के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस चीज़ को याद करके सन्नू रोने लग जाता है और अब खुद को कोसने लगता है और ये कहता है कि मैंने क्या कर दिया, अपना सर पकड़ के कोने में बैठ जाता है और अब बार बार अपने आप को कोसने लगता है और यही सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। तभी उसको याद आता है कि वो कार्ड जो चश्मे वाले बंदे ने उसको दिया था वो अभी भी वहीं पर होगा, मेरे को फटाफट उस रूम को ढूंढना पड़ेगा, वो बिजनेस कार्ड कहाँ पर है। जिसके बाद वो अपने रूम से भागते हुए बाहर निकल जाता है। तभी हमें उसी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन्नू पहले इलाज के लिए आया था। वो रूम नंबर 202 के पास जाता है, डस्टबिन को देखता है और उसकी तरफ भागते हुए जाता है, लेकिन जब उसके अंदर देखता है तो देखता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो दोबारा खुद को कोसने लग जाता है और कहता है कि सारी की सारी गलती मेरी है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, इससे बड़ा तो यही होता कि मैं मर जाता। तभी वो चश्मा वाला बंदा आता है कि मुझे नहीं पता क्या, लेकिन क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि क्या तुम अपना माइंड चेंज कर दिया। तभी सन्नू रोते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे कितना पैसा ऑफर करोगे। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 10 बिलियन वॉन दूंगा, अगर तुम जीते तो। इसके अलावा अगर तुम नहीं जीते लेकिन तुमने अगर प्रॉपर्टी गेन कर ली तो भी तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, तो क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। जिसके बाद सन्नू भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है क्योंकि 10 बिलियन का अमाउंट जो होता है भाई वो कम नहीं होता। अगले सीन में हमें सन्नू को उसी चश्मे वाले बंदे के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। चश्मे वाला बंदा कहता है कि तुम अपना टाइम लो और इसे एक बार पूरी तरह रीड करो साइन करने से पहले। तभी सन्नू कहता है फाइटिंग वर्ड ये क्या है। जिस पे चश्मे वाला बंदा उससे बताता है कि ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग है, टूर्नामेंट है जहाँ पर फाइटर जो होते हैं आपस में फाइट करते हैं और वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं मॉन्स्टर की तरह। सभी फाइटर के पास मॉन्स्टर फिजिकल एबिलिटी होती है और वो सारी की सारी एबिलिटी उन्हें एक डोपिंग ड्रग से मिलती है जो हॉस्पिटल प्रोड्यूस करता है। जिसके बाद सन्नू उसे कहता है डोपिंग, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करता। तभी चश्मे वाला बंदा उसके सामने वो सारी की सारी ड्रॉप्स रखता है जिस पर वो उसे बताता है कि तुम इसे कोई सिंपल ड्रग मत समझो, इसके टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इसको एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो मरने वाला होगा तो वो उसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसका जो यूज़ है वो मैंडेटरी नहीं है, तुम इसका यूज़ ना करना चाहो तो ना भी कर सकते हो। जिसके बाद सन्नू से कहता है कि तुम आखिर हो कौन। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है सॉरी मैंने मैं इतनी लेट अपना इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, पर मेरा नाम किम मिन सुक है और मैं स्काउट हूँ जो एक वीआईपी के लिए काम करता है और फाइटिंग वार्ड की तैयारी करता है। आखिर स्काउट किस तरह का है। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है कि ये सब ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ और डोपिंग क्या है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वहाँ पर कोई भी ऐसा सिंगल फाइटर नहीं होगा जिसने इस ड्रग का यूज़ ना किया हो और तुम बिना डोपिंग के ये जीत भी नहीं सकते। तभी सन्नू कहता है कि मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा। जिस पे चश्मे वाला बंदा कहता है ठीक है, लेकिन तुम डोपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सुनोगे जब तुम अरीना में एंटर करोगे। तभी सन्नू मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरे तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। जिसमें चश्मे वाला बंदा आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए
सबसे पहला काम तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अगर तुम टूर्नामेंट में जीतते हो और 20 टॉप फाइटर्स में आ जाते हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें एक स्पॉन्सर मिलेगा। उस टाइम पर मैं तुम्हें एक वीआईपी के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें स्पॉन्सर करेगा और तुम्हें उसे चूज़ करना है और उसके बाद तुम्हें सिर्फ जीतना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस पे सनमू से कहता है कि ठीक है, मैं सारी बात समझ गया, मुझे फटाफट मनी दे दो, मुझे सिर्फ अभी पैसों की ज़रूरत है। तभी चश्मे वाला बंदा कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें बताई नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तुम्हें पैसा जब भी मिलेगा जब तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। जिस पे सनमू कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो और ये तुम मुझे अभी बता रहे हो, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूंगा। तभी चश्मे वाला बंदा कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें ये सारा का सारा पैसा अपने पेरेंट्स और उनकी सर्जरी के लिए चाहिए ना, ताकि तुम उन्हें सेफ रख सको। जिसपे सन्नू भी हैरान होते उससे पूछ रहा होता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सारी की सारी बातें कैसे पता है। जिस पर चश्मे वाला बंदा कहता है कि जब तक तुम हमारे बॉस के लिए फाइट करोगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी और उनकी सर्जरी और उनकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट जितनी भी होगी वो सारी की सारी हम उठाएंगे। इसके अलावा जो गैंगस्टर है जिनसे तुमने उधार पैसा लिया था, हम उन्हें भी संभाल लेंगे। इस पे सन्नू से कहता है कि आखिर मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं, तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तभी वो अपने फ़ोन में देखता है जहाँ पर उसकी मोम का फ़ोन आया होता है। वो कहता है कि मोम क्या हुआ, क्या कुछ दिक्कत है, सब कुछ ठीक है। जिस पे उसकी मोम कहती है सन्नू, मैंने अभी भी सुना कि तुमने अपने पापा के हॉस्पिटल की फीस दे दी है और उसके अलावा तुमने यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड ही भेजे हैं। जिस पे सन्नू भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो, तभी चश्मे वाला बंदा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर, तुम्हारी फैमिली के एक सुरक्षित घर ऑलरेडी मैंने ढूंढ लिया है और तुम अब आराम से, और अब तुम थोड़ा आराम कर सकते हो, ठीक है, तो शांत हो जाओ। अगर सच बताऊं तुम्हें तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे अलावा, सन्नू। जिसके बाद सन्नू अपनी मम्मी कहता है कि हाँ मम, वो जो बंदे होते हैं वो मैंने ही वहाँ पर सेंड करें, और ठीक है, और आप वैसे ही करना जैसा वो आपको बोले। जिसके बाद उसकी माँ उसे कुछ कहने वाली होती है, तभी कहते हैं ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तभी सन्नू उस चश्मे वाले बंदे के सामने खड़ा होता है और कहता है कि, जिसको कहता है कि 10 बिलियन जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। जिसको कहता है कि इस फाइटिंग में जीतने वाले को 10 बिलियन ही क्यों मिलेंगे। जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि 10 बिलियन तो सिर्फ एक बेसिक प्राइस है, ये डिपेंड करता है कि तुम पर लोग कितना पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैट होती है। अगर टोटल इंक्रीज होता है और विनर तुम होते हो वहाँ के, तो तुम अपने घर पे 15 बिलियन तक ला सकते हो जीत के। जिसपे सनू भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल। जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर मैं बाकी फाइटर से कंपैरिजन करूं तो ये तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट है। जिसपे सनू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसपे मिस्टर किम मुझसे कहते हैं कि बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जो अपनी जान भी गंवा देते हैं और काफ़ी जो होते हैं उनके हाथ पांव टूट जाते हैं, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो सिर्फ 10% ही लोग होते हैं जो वहाँ से जिंदा निकल पाते हैं, वो भी बिना किसी हार्म के। जिसपे सन्नू कहता है कि ये तो पागलपन है, इतने सारे लोग मर रहे हैं तो फिर तुम अभी तक इस चीज़ को सीक्रेट कैसे रख पा रहे हो। जिसपे मिस्टर किम उसे बताते हैं कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मरते हैं ये इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए। जिसपे सन्नू से कहता है कि क्या कहा तुमने। जिसके बाद मिस्टर किम उसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन करोगे, जो सबसे पहले तो हम तुम्हारे एक डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे फेक। जिसपे सन्नू हैरान हो गए, कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट। जिसके बाद बताते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ही आसान है, तो एक डेथ सर्टिफिकेट फेक बनाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस पर मिस्टर किंग उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके एक फेक रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा सकते हैं और उसके बाद हम तुम्हारा एक फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी हम डेथ सर्टिफिकेट फेक ना बना सके, भले ही वो बीमारी से मरा हो, गिरने से मरा हो या किसी साइड इफेक्ट से मरा हो, हम वजह ढूंढ ही लेते हैं। जिस पे सन्नू कहता है कि क्या होगा अगर इसके बारे में मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूँ तो, और तुम ये सारी की सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। जिसमें मिस्टर किंग मुझसे बताते हैं कि मेरे लिए साबित करना मुश्किल नहीं होगा कि तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे पागल बंदे पे कोई यकीन भी कर लेगा कि इस तरह का टूर्नामेंट एग्जिस्ट भी करता है। जिस पे मिस्टर किंग हंसते हुए कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम रिपोर्ट करोगे उससे पहले ही तुम डेड हो जाओगे। तभी सन्नू कहता है कि ये सारा का सारा बिल्कुल पागलपन है। इस पे सबसे पहला बंदा कहता है कि यही तो हॉस्पिटल की सिस्टम की ब्यूटी है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस क्या है, क्या तुम साइन करोगे या नहीं। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह का डिसीजन लेने के लिए कम से कम 4-5 दिन सोचते हैं। तभी सन्नू उसके टेबल पे हाथ मारता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझसे सिर्फ एक वादा करो। उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा था जिसे देख के वो चश्मा वाला बंदा भी जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे एक फाइटर मिल गया। जिसके बाद वो पीछे से वो नर्स आती है और सन्नू के एक इंजेक्शन लगा देती है। तभी सन्नू उस नर्स का हाथ पकड़ लेता है, कहता है ये क्या है, तुमने मुझे भी क्या किया, और वो बेहोश होने लगता है। तभी चश्मा वाला बंदा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब सिर्फ फाइटिंग एरिना में तुम्हें पहुंचाने के लिए किया गया है, और तुम्हारे पेरेंट्स भी जब तक ही सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते रहोगे। और इस बात का ध्यान रखना कि तुम सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। जिसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या मैं मर चुका हूँ। तभी अपने सामने उसी सूट वाले बंदे को देखता है और वो कहता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तभी सन्नू की एकदम से आंख खुल जाती है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ।
तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और हिलना बंद करो, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये तुम्हारे लिए एक नर्क है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो असल ग्रुप की बिल्डिंग होती है। जिसके बाद मिस्टर किम वाइस चीफ यूबुन से मिलने आए हुए होते हैं, जिसपे यूबुन उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बात का कोई मतलब बनता है? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि एक छोटा सा बच्चा हमारा फाइटर बनेगा और तुम ये कह रहे हो कि इसने ब्लैक बियर को भी हरा दिया? जिसपे मिस्टर किम कहते हैं कि ऑफकोर्स मिस्टर प्रेसिडेंट। ह्यूंगन्यूम इस आइडिया पे हमारे हंस सकता है, जिसमें मिस्टर किम उसे कहते हैं कि आपने सही कहा वाइस प्रेसिडेंट। जिसपे वो कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा वाइस प्रेसिडेंट, इस बात पे हम पे हंस भी सकते हैं। तभी यूनवू उसे कहता है कि तुम जानते थे सारा कुछ फिर भी तुमने इसे को सेलेक्ट करा। तभी मिस्टर किम उसे कहते हैं कि जितना ये अजीब दिखेगा उतना अच्छा हमारे लिए होगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट हमारे फाइटर को हल्के में लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं, हमें इसकी जरूरत है ताकि वो हमें नजरअंदाज कर सके। जिसपे चीफ कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो स्टूडेंट है ये ह्यूमनियम को आराम से हरा देगा। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि हमने सनवू की बॉडी को चेक किया था ब्लैक बियर की फाइटिंग के बाद, क्योंकि ब्लैक बियर का जो स्पेशल अटैक था वो था ब्रोन का सर, और वो ब्लैक बियर के स्पेशल अटैक को भी झेल चुका था। ब्लैक बियर के उस अटैक से किसी की भी हड्डी बड़ी आराम से टूट सकती थी, लेकिन इसकी कंडीशन अच्छे से भी अच्छी थी। और ये सब कहते हुए मिस्टर किम के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है। तभी चीफ उससे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सनवू होता है उसे भी होश आने लगता है, लेकिन उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी वो नोटिस करता है एक बंदा उस पर अटैक करने वाला होता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है। तभी वो मास्क मैन आ जाता है और उस बंदे के ऊपर गन तानते हुए कहता है कि पीछे हटो। जिसपे बंदा पीछे हटते हुए कहता है कि ये मजाक, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है, वो ड्रोन कहता है कि प्लेयर अब नींद से जाग चुका है। तभी सन्नू कहता है कि ये सारा चल क्या रहा है, आखिर ये है क्या और मैं कहाँ पर हूँ, और ये मैंने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। तभी ड्रोन से आवाज आती है कि फर्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट होता है अभी। तभी जमीन से एक स्लाइड निकलती है। तभी हमें बताया जाता है कि फर्स्ट राउंड के अंदर 200 फाइटर हैं, उनको मेन अरीना में डाल दिया गया है और सब में 1-on-1 फाइट होगी। तभी सन्नू की नज़र उस ब्लॉक पे पड़ती है जिसके अंदर वही डोपिंग ड्रग होता है, जिससे ड्रोन से आवाज आती है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रग है और तुम्हें एक रैंडम ड्रग दिया जाता है। इससे तुम्हारी फिजिकल इन्हेंसमेंट बढ़ जाएगी और तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी मिलेगी, और अब से जो भी फाइट तुम्हारे बीच में होगी उसको वीआईपी देख रहे हैं और ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है ताकि सब लोग अपनी बेट लगा सके। तभी जो वो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो अपने ड्रग को उठा लेता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। सन्वू भी उसी ड्रग की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मैंने पहले एक प्रॉमिस तोड़ दी अपनी माँ से कि मैं दोबारा फाइट नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूसरा प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, मैं कभी भी किसी तरह का ये ड्रग यूज नहीं करूंगा। वो येलो हेयर वाले बंदे ने ड्रग को लगा लिया होता है और फ्लोर पे बहुत सारा खून होता है, जिसके बाद उसकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है और वो कहता है कि डोपिंग पावर ये वाकई में बड़ी जबरदस्त है। तभी सन्नू उसकी तरफ हैरान होते हुए देखता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की चीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है। वो ये कह ही रहा होता है कि येलो हेयर वाला बंदा उस पर तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन सन्नू किसी तरह उस अटैक को डॉज करता है और उसका अटैक सीधा दीवार पे जाके लगता है, जिससे दीवार के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो पीले बाल वाला बंदा होता है उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा इनहेंस हो चुकी होती है। सन्नू मनी में सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ही इसकी मसल्स बिल्कुल भी नहीं थी, ये बहुत दुबला पतला था और इसकी मसल इतनी सारी बढ़ कैसे गई, जिस चीज़ को ड्रोन भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी ड्रोन कहता है कि हांची, तभी ड्रोन बोलता है कि फाइटर हांची ने सक्सेसफुली पावर इन्हेंसमेंट कर ली है अपनी। तभी हांची कहता है कि पावर डोपिंग का मिला तो किसी जैकपॉट से कम नहीं है, शायद आज मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी हांची हंसते हुए कहता है ये शर्म की बात है, पर मैं अभी इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे उन बंदों को मारना पीटना बहुत पसंद है जो मुझे पहले बुली करते थे और मुझे लूजर समझते थे। जिसके बाद वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है और सन्नू के सामने आके खड़ा हो जाता है और सन्नू की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है आखिर मैं इस बच्चे को कैसे मारूं ताकि मेरे को मजा आए। तभी सन्नू जो होता है उसके ऊपर तुरंत एक क्विक पंच मारता है और पीछे हट जाता है। जिसके बाद हांची कहता है कि तुम क्या मुझसे मजे लेने की कोशिश कर रहे हो। तभी सन्नू मनी मन सोच रहा होता है कि इसकी रिएक्शन स्पीड जो है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ इसकी बॉडी जो है वो पावर अप हो गया। अगर मैं धीरे धीरे इसके पास आऊँ तो मैं एक ओपनिंग ढूंढ सकता हूँ इसे पंच करने की। वो इतना सोच ही रहा होता है कि हांची उस पर तुरंत अटैक कर देता है, जिसके बाद वो सन्नू को एक हिट करता है, पर वो हिट सन्नू के हेड से टच होकर सीधा जमीन पे लगती है और जमीन में गड्ढा हो जाता है। यहाँ पर सन्नू को ये मुंह से खून निकलने लगता है और सोचता है कि मैं इस मॉन्स्टर के साथ बराबरी नहीं कर सकता, मुझे किसी तरह इसके फेस पे हिट करना होगा। जिसके बाद वो घूमते हुए हांची के किक करने की कोशिश करता है, पर हांची मुस्कुराता है और उसे टक्कर मार देता है। जिसके बाद सन्नू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो लगभग बेहोश होने वाला होता है। लेकिन उसी टाइम हांची जो होता है सन्नू का पैर पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे ये सब देखने में कितना मजा आ रहा है, इस तरह की मोमेंट ही तो मुझे चाहिए लाइफ में अपनी। और वो सन्नू को खींच के जमीन में पटक के मारता है, जिससे सन्नू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। सन्नू इस टाइम सिर्फ दर्द में होता है, जिसपे हांची मुस्कुरा रहा होता है, कहते हैं कि इस तरह बंदों को मारने की, उनकी हड्डियां तोड़ने की जो आवाज है वो मुझे सुनना बड़ा पसंद है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर एक बंदे को मैं कितना क्रश कर सकता हूँ, कितना उसे तोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो हवा में एक ऊंची जंप मारता है और सन्नू के ऊपर
अटैक कर देता है और वो कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और वो सनवू पे अपनी किक लैंड करता है। तभी हांची हवा में उड़ते हुए सीधा जन्मू के ऊपर लैंड करता है और उसे जोरदार किक देता है, जिससे सनवू की हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आसपास की जो टाइलें होती है वो भी टूट जाती है। और हांसी जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मुझे पक्का यकीन है मैंने कम से कम इसकी एक दो हड्डियां तोड़ ही दी होंगी। और हम सनमू को देखते हैं, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। वो यहाँ पर बिना किसी उसके लेटा होता है, उसके पूरे फेस पे खून नहीं होता है। तभी हमें पास जहाँ पर चीफ और मिस्टर किम कुछ बात कर रहे होते हैं। मिस्टर किम चीफ को कहते हैं कि हमने सनमू की बॉडी को एग्जामिन किया था और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ब्लैक बेयर का जो अटैक है वो है बोन क्रशिंग अटैक। उस अटैक से वो अपने अपोनेंट को इतनी तेज की पकड़ता है, इतनी तेज की दबाता है कि उसकी सारी की सारी हड्डियां टूट जाती है। जिसने मिस्टर किम कहते हैं हमने जो ढूंढा वो ऐसी चीज़ थी जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ढूंढा क्या है। जैसे मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि हमें पता लगा है कि सनवू जो है उसकी जो बोन की डेंसिटी है वो नॉर्मल पर्सन से 10 गुना ज़्यादा है। जिसे सुनने के बाद चीफ भी हैरान हो जाते हैं और आगे की मिस्टर किम उसे कहते हैं कि सनवू जो है उसकी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। यहाँ पर सनवू ने हांची के पैरों को पकड़ लिया होता है और हांची भी ये चीज़ देख के हैरान होता है कि अभी तक ये ठीक कैसे है। तभी सनवू उस पर अटैक करता है जिसे हांची बड़ी आराम से डॉन्च कर लेता है। हांची उसको पकड़ने वाला ही होता है दोबारा, तभी सनवू उस अटैक को डॉन्च करके उससे अपनी दूरी बना लेता है। तभी जो हांची होता है वो मनी मन में सोच रहा होता है कि इसने डोपिंग का यूज़ भी नहीं करा है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ठीक कैसे है। जिसके बाद वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी ये सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद जो डोपिंग है उसने मेरे शरीर पर भी पूरी तरह से इफेक्ट नहीं डाला है। जिसके बाद हम सन्नू को देखते हैं जो अपनी छाती पे हाथ रख के हाँफ रहा होता है। वो मनी मन सोच रहा होता है कि शायद ये पहले से अब स्लो हो गया है, मुझे लगता है इसका जो स्टेमिना है वो पहले से कम हो गया, मैं इसके बारे में यकीन हूँ। तभी वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि पावर के मामले में वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद सन्नू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अच्छा तो तुम मुझ पर डायरेक्टली अटैक करोगे, आ जाओ फिर। हांसी उस पर अटैक कर देता है पर सन्नू उसे बड़ी आराम से डॉन्च कर लेता है। जिसके बाद वो उसके फेस पे एक क्विक पंच मारता है और हांसी यहाँ पर उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है नीचे की तरफ से, पर सन्नू उस अटैक को भी डॉन्च कर लेता है और उसके फेस पे दोबारा एक पंच मारता है। जिसके बाद हांसी भी थोड़ा पीछे हटने लगता है। इस मौके का फायदा उठा के सन्नू उस पर एक के बाद एक पंच मारते जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं हांसी की भी हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है। तभी सन्नू मनी मन सोच रहा होता है यही मेरे लिए मौका है, मुझे एक खतरनाक अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद सन्नू जो होता है वो अपने पंच को लोड करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है हांसी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हें पकड़ ही लिएगा। तुम मुझ पर अटैक करने में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें पता भी नहीं लगा कि मैं तुम्हें जानबूझ के अपने ऊपर अटैक करने दे रहा था। जिस पे सन्नू कहता है कि मैंने भी जानबूझ के अपने हाथों को तुम्हें पकड़ने दिया है। जिस पे हांची कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पे सन्नू उसे कहता है कि तुम्हें पता है कंगारू जो होते हैं वो अपने अपोनेंट के हाथ को पकड़ लेते हैं, वो इसलिए उसके हाथ तो पकड़ते ताकि वो एक बड़ा अटैक कर सके। जिसके बाद ही सन्नू जो होता है उसके दोनों हाथों को पकड़ के एक जोरदार किक उसके फेस में मारता है, जिससे हांशी की भी हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। उसके दांत टूट जाते हैं और उसकी शक्ल में ठीक से दिखाई नहीं जाती, पर उसकी हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद सीधा वो वहीं जाके गिरता है जहाँ पर सन्नू के लिए डोपिंग रखी हुई थी। अब हांशी भी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो अपने आप को कोसने लगता है। कहता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों मेरी बॉडी आखिर इतनी कमजोर क्यों है। वो और ज़्यादा गुस्सा करते हुए जमीन में पंच मारते हुए कहता है कि मेरी बॉडी आखिर इतनी कमजोर क्यों है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक बच्चे के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा हूँ जिसने डोपिंग का यूज़ भी नहीं करा है, मुझे ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सामने डोपिंग पे जाती है और वो कहता है हाँ ये डोज, और वो सोचता है कि एक डोज शायद मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे दूसरा भी लेना पड़ेगा। जिसके बाद दूसरे डोज को हाथ में उठा लेता है, जिसे सन्नू भी नोटिस कर लेता है। सन्नू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मुझे किसी भी तरह इसको रोकना होगा, पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि जो हांची होता है उसने उसको अपनी बॉडी में ऑलरेडी इंजेक्ट कर लिया होता है। और कंफर्मेशन के लिए ड्रोन भी यहाँ पर आता है और बताता है कि ये स्टेमिना ड्रॉपिंग है, इससे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाएगा, और ये सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तभी हांची जो होता है सन्नू के ऊपर अटैक कर देता है, वो उसे बहुत तेज की टक्कर मारता है। टक्कर का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि सन्नू की हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद हांची जो होता है उससे हवा में उठा लेता है और उसे खींच के पूरी ताकत के साथ ज़मीन में फेंक के मारता है और यहाँ पर सन्नू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी ड्रोन उसके पास आता है और क्लोजअप शॉट लेने लगता है, लेकिन बीच में हांसी आ जाता है और ड्रोन को साइड हटाते हुए कहता है कि मेरे यहाँ रास्ते से दूर हट जाओ, अब ये सब खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सन्नू को गले से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं हमेशा कैसे करना चाहता था, मैंने कभी किसी गर्दन दबा के उसको नहीं मारा। मैं तुम्हारी सांस को धीरे धीरे पूरी तरह रोक दूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। तभी सन्नू जो होता है उसका दम घुटने लगता है और अपने पापा को याद करने लगता है और थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। पर अगले सीन में हम देखते हैं जो खून होता है वो सन्नू का नहीं बल्कि हांची का होता है। तभी ड्रोन उनके पास आता है और कहता है कि गेम ओवर हो चुका है क्योंकि एक प्लेयर मर चुका है। और यहाँ पर चीफ भी इस फाइट को अपने लैपटॉप में देख रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर हुआ क्या। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब कुछ डोपिंग के ओवरडोज की वजह से हुआ है।
एक बार डोपिंग लेने के बाद जब दोबारा उसको यूज़ किया जाता है तो उसकी सक्सेस रेट जो होती है वो 0.5% होती है, यानी 1% से भी कम। और आगे बताता है क्योंकि हांची ने पहले ही एक बार उसको यूज़ कर लिया था तो दोबारा यूज़ करने के लिए उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, और जिसके ऊपर उसने जैसे स्टेमिना डोपिंग को यूज़ किया तो उसका मरना तो तय था। जिस पर मिस्टर चीफ मनी मन सोच रहे होते हैं कि मुझे एडमिट करना पड़ेगा, ये लड़का वाकई में बहुत ज़्यादा लकी है। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि इसको सिर्फ लक कहना अच्छा रहेगा, इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी अलग है बाकी लोगों से। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बात होती है, तो भाई मैं डायरेक्टली सारी बात आपको बता नहीं सकता कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। मिस्टर किम मुझे बताते हैं कि अलग अलग तरह की ड्रॉपिंग होती है जो बॉडी के मसल्स को इन्हेंस कर सकती है, ऑर्गन को इन्हेंस कर सकती है, हार्मोन को भी इन्हेंस कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसको वो इन्हेंस नहीं कर सकती, और वो है हड्डियां यानी बोन्स। ऐसी कोई भी डोपिंग नहीं है जो किसी की बोन्स को मजबूत कर सके। इन शॉर्ट में आगे कहूँ तो मिस्टर किम चीफ को कहते हैं हमारे पास जितनी भी डोपिंग है वो सारी की सारी बॉडी को इन्हेंस करती है पर बोन को नहीं है। पर क्या हो अगर एक बंदा जिसकी बोन जो है वो नॉर्मल बंदों से 10 गुना ज़्यादा है, उस पर इससे क्या इफेक्ट होगा? मैं आपको सही बताऊं तो वो जो बंदा होगा उसके पास जो पावर होगी वो पावर हमें टॉप पे पहुंचा सकती है। तब यहाँ पर हमें एक रूम दिखाया जाता है जो फाइटिंग वार टूर्नामेंट का रूम होता है, जहाँ पर सनवू एक कैप्सूल के अंदर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि वो वाकई में मर गया, क्या ये सारी की सारी मेरी गलती थी? वो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ उसको नॉकडाउन करना चाहता था। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने मम्मी पापा को बचा सकूँ। वो ये सोच ही रहा होता है कि ड्रोन उसके पास अप्रोच करने लगता है और कहता है जितने भी प्लेयर पास हुए हैं पहले राउंड में वो सारे के सारे लॉबी में चलेंगे। अब तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो बताता है कि अब से तुम्हें गाइड करने वाला और तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो, अब से ये ड्रोन ही होगा जो तुम्हें गाइड करेगा, और अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे भी यही एक्सप्लेन करेगा। जिसके बाद ड्रोन वहां से जाने लगता है और सन्नू भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। सन्नू दरवाजे से बाहर निकलता है और सोचता है कि आखिर ये प्लेस है क्या। अब मुझे समझ में आया, ये किसी तरह की गुफा है। जिन्होंने भी ये टूर्नामेंट स्टार्ट करा है वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कोई भी बंदा यहाँ से एस्केप ना कर सके। जिसके बाद सन्नू आगे सोचता है कि काश मैंने एक बार मम्मी को फ़ोन कर लिया होता, एक बार तो मेरी बात हो जाती घर पे। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और उसके मन में उसकी आंखों में हमें एक चमक दिखती है। जिसके बाद सन्नू ड्रोन का पीछा करने लगता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह इसको सर्वाइव करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये किसी उस फाइट की तरह नहीं है जो मैंने सोची थी। बाहर में जब था और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सोचते थे कि मैं किसी तरह का मॉन्स्टर हूँ, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा कि एक नॉर्मल लेवल का बंदा भी डोपिंग यूज़ करने के बाद कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद सन्नू यही सोच रहा होता है कि पता नहीं आगे और किस तरह के मॉन्स्टर मुझे मिलने वाले हैं। तभी लोबी का गेट ओपन होने लगता है और सन्नू उसके अंदर चले जाता है। लेकिन जैसे सन्नू वहाँ पर जाता है वो देखता है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रोन हैं, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे लॉबी में आ चुके हैं। टोटल प्लेयर की संख्या जो होती है वो 124 होती है और हर प्लेयर के लिए उनका खुद का पर्सनल ड्रोन होता है और ड्रोन उनकी पर्टिकुलरली हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है और उसको स्ट्रीम करता है ताकि जो VIPs हैं वो स्ट्रीम को देख सके और अपनी बैट लगा सके उस फाइटर पे जो जीतने वाला हो। उसके बाद लॉबी में एक लाइट चमकती है और वहाँ पर एक LED होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि ब्रीफिंग जो है स्टार्ट होने वाली है, तो सारे के सारे मॉनिटर के पास आके खड़े हो जाएं। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे अलग ही लेवल पर है उस बंदे से जिससे मैंने पहले राउंड में फाइट की थी। अगर मैं इनको अवॉइड नहीं करता तो मैं बुरी तरह से घायल हो सकता हूँ बेकार की फाइटों में। मुझे सबके नज़रों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा जब तक मेरा ऑफिशियल मैच जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता। पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आसपास के जो बंदे थे उसे नोटिस कर लेते, और नोटिस भी क्यों ना करे, सन्नू जो था उसने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। तभी उसके बगल वाला बंदा कहता है ओए देखो यहाँ पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे, तुम्हें क्या लगता है? तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भी हूँ, क्या तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलूँ? सन्नू भी मन ही मन गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कि मैं इस यूनिफॉर्म के साथ अननोटिस रह ही नहीं सकता। वो मन ही मन ये दुआ कर रहा होता है कि किसी तरह ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाए ताकि मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। तभी सन्नू के बगल में दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि इस बच्चे की जिससे फाइट हुई थी वो अपनी वजह से ही मारा गया क्योंकि उसने डोपिंग का 2 बार यूज़ कर लिया था फर्स्ट राउंड में। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस लड़के ने अभी तक डोपिंग का यूज़ ही नहीं किया है। जिससे पहला वाला बंदा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसको स्कूल की यूनिफॉर्म पहना के यहाँ पर भेजा गया है, जरूर जिसने भी इसको यहाँ पर भेजा है वो इसे एक बड़ी गंदी हालत में देखना चाहते होंगे। जिसमें दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे लगता है शायद मुझे से बच्चे के साथ थोड़े से मजे लेने चाहिए। जिसमें पहले वाला बंदा कहता है कि अपने चेहरे को नीचे रखो और यहाँ से निकलो, मुझे लगता है कि पहले ही वो किसी और की नज़रों में आ चुका है। तभी हम सन्नू की तरफ देखते हैं जिसे एक बंदा आवाज़ मारता है और कहता है वही। सन्नू भी यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और वो बंदा उसके पीछे है, कहता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे साथ खेलना चाहता है तो तुम्हें कम से कम उसका आंसर तो देना ही चाहिए। दरअसल वो उसको डरा रहा होता है और जिसके बाद वो सन्नू के सर पे अपना हाथ रख के कहता है कि अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सन्नू भी मन मन में सोच रहा होता है कि इन मॉन्स्टर के बीच में सर्वाइव करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ेगा।
तभी सन्वू जो होता है उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो जो बंदा होता है वो भी उस पर अटैक करने के लिए